नमस्कार। देश की बात में आप सभी का स्वागत है। इस देश में कई अल्पसंख्यक समाज हैं, समुदाय हैं। हालांकि एक धारणा ऐसी है कि जब भारत में बोला जाए माइनॉरिटी तो उसका मतलब लगाया जाए कि मुस्लिम समाज, लेकिन व्यवहारिक सच ये नहीं है। भारत में कई धार्मिक समाज ऐसे हैं जो माइनॉरिटी में हैं। बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ये सब अल्पसंख्यक हैं मुसलमानों के साथ साथ। मुस्लिम आबादी इस देश की सबसे बड़ी अल्पसंख्यक आबादी है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच में भी भेदभाव चल रहा है। ये बात आपको थोड़ी अटपटी लगेगी कि भाई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बीच में अंतर समझ में आता है, लेकिन अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में अंतर क्यों होना चाहिए, भेदभाव क्यों होना चाहिए और कैसे मंजूर किया जाए? क्या किसी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र में यह उचित है? अगर आपने किसी एक अल्पसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक होने के नाते कुछ विशेषाधिकार दिए किसी कानून के तहत, तो क्या ये आवश्यक नहीं है? क्या ये संवैधानिक नहीं है? क्या ये नैतिक नहीं है कि बाकी अल्पसंख्यक समाज को भी वही विशेषाधिकार मिले, वही कानूनी संरक्षण मिले? लेकिन यहां भारत में ऐसी स्थिति चली आ रही है और नरसिंह राव जी की सरकार ने तो उस भेदभाव को और पुख्ता बना दिया था और तीखा बना दिया था, डबल मोहर मार के। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सा फंडा में ले आया, कौन सा मुद्दा उठा दिया आज देश की बात में। सच्ची बात है, मैं चर्चा कर रहा हूं भारत के वक्फ कानून की, वक्फ एक्ट की। वक्फ बोर्ड आपने सुना ही होगा। उस कानून को नरसिंह राव जी की सरकार ने उसमें व्यापक संशोधन किए और उसको इतना प्रभावी और धारदार और आक्रामक बना दिया कि जो उस कानून में चपेट में आ जाए वो त्राहिमाम करके तबाह हो जाए। इतना शक्तिशाली बना दिया वक्फ अधिनियम को, वक्फ कानून को। एक लाइन में समझ लीजिए, बाकी तो बहुत सारा कानून पेचीदगी भरा होता है, अब उसमें क्या जाएंगे हम लोग, तो अदालत और वकील और उस तरह का मसला होता है। एक लाइन में समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए लखनऊ में वक्फ बोर्ड का दफ्तर, उसने नोटिस दे दिया शामली के किसी संपत्ति पर कि ये हमारी संपत्ति है क्या, तो शामली वाले जाएंगे लखनऊ। क्या शामली की अदालत में कोई मसला नहीं होगा, डीए कलेक्टर कमिश्नर क्या नहीं होगा, उनको जाना पड़ेगा ट्रेन में या बस से, कहाँ, लखनऊ, वक्फ बोर्ड के दफ्तर। वहां ये कहना पड़ेगा कि ना हुजूर ये जमीन आपकी नहीं हमारी है। क्या नोटिस देने वाला कौन? वक्फ बोर्ड। जिरह कौन करेगा? वक्फ बोर्ड। फैसला कौन सुनाएगा? वक्फ बोर्ड। हो गया काम। समझ में आ गई? पूरी कहानी इतनी सी है भैया। अव्वल तो 700 किलोमीटर दूर आपको जाना पड़ेगा चल के, कोई बचाव नहीं। आप दीवार में सिर दे मारो, कोई बचाव नहीं। अच्छा, इसमें एक और भी समस्या है। आपको पता है भारत में सेना और रेलवे के बाद संभवतः वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है। सोचिए, इतना बड़ा लैंड बैंक किसी के पास नहीं। क्या? और भारत में जमीन की मारामारी है, उसके बावजूद भी बेइंतहा जमीन।
और मजे की बात देखिए, कहा जाता है कि ये बादशाहों के समय का है मामला वक्फ। ठीक, वक्फ की जमीन लगातार द्रुत गति से बढ़ रही है। क्या कहीं बादशाह बचे हैं क्या जो जमीन दे रहे हैं? नहीं ना, बादशाह और बादशाह तो कब की खत्म हो गई। ये जमीन कहाँ से रही है? अच्छा, जमीन ऐसा भी नहीं कि भाई कोई प्रयोगशाला में बनाई जा सके कि H2SO4 हिलाया उसमें डाल के जार में और जमीन पैदा, ऐसा नहीं। आदमी घट बढ़ सकते हैं, जी सकते हैं, मर सकते हैं, जमीन तो न जीती है न मरती है। जमीन तो जमीन है। क्या ये बढ़ कैसे रही, वो कहानी अलग है, इसका मसला इसे समझ लीजिए। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ऐसी जमीन होती है जो समाज की है, पंचायत की है, सरकार की है, इस पर अगर वक्फ ने नोटिस भेज दिया, क्या इसके लिए लड़ने कौन जाएगा बताइए? वो कहे किसी दबंग आदमी को, मजबूत आदमी, प्रभावशाली आदमी पर नोटिस भेजेंगे तो चलो वो जाए, लड़े झगड़े, ये तो नहीं लड़ेंगे झगड़े, कौन जाएगा? इसलिए भी जमीन बढ़ रही। खैर, मसला ये नहीं, मसला ये कि वक्फ अधिनियम के खिलाफ, वक्फ अधिनियम की तमाम अलग अलग धाराओं के विरुद्ध देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में मिलाकर 120 याचिकाएं लंबित हैं। 120, सुप्रीम, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में इसी मसले पर हियरिंग हुई थी, तो कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के सामने ये प्ली रखी गई कि इस 120 से ज़्यादा याचिकाएं हैं देश भर के हाई कोर्ट्स में, तो क्या ये बेहतर नहीं हो कि उन सबको मर्ज करके, क्लब करके सुप्रीम कोर्ट ले आया जाए और यहीं फाइनल हियरिंग हो जाए? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यू लिया कि भाई नहीं, हाई कोर्ट्स में चल रहा है तो चलने दीजिए, हम भी चाहते हैं कि एक बार हाई कोर्ट्स अपने विजडम का इस्तेमाल करें और इस मसले पर एक जजमेंट तो सामने हो कोई। फिर अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट है ही। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से भी पूछा है, मोदी सरकार से भी पूछा है कि आप क्या सोचते हैं। मसला तो सरकार का ही है। सरकार ने कह दिया हमको सोचने के लिए और समय दो, अभी नहीं सोच पाए। और ऐसा कई बार कह चुकी सरकार। जब कोर्ट में तारीख आती है तो सरकार कह देती है कि हुजूर थोड़ा बिजी चल रहे हैं, समय और दे दो, तो फिर 2-3-4 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है। अब सरकार क्यों नहीं कोई अपना मन और अपना मत बता रही, इसके पीछे क्या निहितार्थ है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। सरकार हो सकता है ये भी सोच रही हो कि बड़ा मसला है, 24 का चुनाव निपट जाए, उसके बाद इसमें हाथ डालें। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि ये बड़ा विस्फोटक मसला है। ये पूरा एक अर्थतंत्र है समानांतर, उसमें हाथ डालना होगा। वो आप जानते हो, जहां अर्थतंत्र जुड़ जाए वहां तो बवाल होता ही होता है। आदमी किसी पर भी सब्र कर लेगा, लेकिन जिसने जमीन कब्जा कर रखी है वो तो सब्र नहीं करेगा अगर उसकी जमीन जाएगी। तो वक्फ के कानून भारत की संवैधानिक आत्मा जो है, मूल भाव जो है, उसके भी विरुद्ध रहे। और हिंदुओं को परे रखिए, बहुसंख्यक है, तो मान लीजिए अगर इतना ही अच्छा कानून है तब फिर इस तरह का कानून सिखों के लिए भी बना दीजिए, जैनियों के लिए भी बना दीजिए, बौद्धों के लिए भी बना दीजिए, और ईसाइयों और पारसियों के लिए भी बना दीजिए। क्या दिक्कत है? और नहीं तो इस कानून को भी निरस्त करिए। क्या ये बेहतर नहीं होता कि भारत की संसद इस मसले को हल करती? देश भर में इस पर बहस है।
वक्फ की संपत्तियां कुप्रबंधन का शिकार है, वक्फ बोर्डों में लूटमार है, भ्रष्टाचार है, तमाम शिकायतें आती हैं, अनधिकृत कब्जों का मसला है, संपत्तियों की दुर्व्यवस्था का मसला है, गरीब मुसलमान को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा, उनके बच्चों की पढ़ाई में से लेके उनके रोजगार कारोबार तक में कहां सहायता हो रही है, सब कुछ गड्ढम गड्ढ है। और जमीन इतनी है वक्फ के पास जिसकी कोई लिमिट नहीं, कोई सीमा नहीं। तो क्या अच्छा नहीं होता कि भारत की संप्रभु संसद इस मसले पर कोई फैसला लेती और इस कानून को पलटती, बदलती, खत्म करती? जो संसद की साझी समझ कहती वो फैसला होना चाहिए था, लेकिन संसद मौन रही, इसलिए अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और अदालत भी चाहती है कि जो चुनी हुई सरकार है वो भी तो बोले, यानी भारत की सरकार भी तो बोले, केंद्र की सरकार भी तो बोले कि वो क्या सोचती है। लेकिन ये मसला बड़ा है और ये देश के भाग्य से जुड़ा मसला है। आप सोचिए, इतनी बड़ी आबाद जमीन अगर भारत के समग्र उपयोग के लिए मिल जाए तो आप सोच सकते हैं देश के लिए जमीन की समस्या की सारी जो जमीन समस्या से जुड़ी जितनी भी दिक्कतें हैं, चीजें हैं, वो सब समाप्त नहीं हो जाएंगी। एक सुव्यवस्थित उपयोग हो सकता है उनका देश के लिए, उसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सिख भी, बौद्ध भी, ईसाई भी, सब सर्वे भवन्तु सुखिनः हो जाए। लेकिन ऐसा करेगा कौन? सरकार ठिठकी हुई है, संसद मौन है, अदालत में तारीख पर तारीख है। इसलिए हमको आपको भी इंतजार करना होगा। धन्यवाद।